हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। आई वेलकम यू वंस अगेन टू द यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के कितने प्रकार के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप पिछले वीडियोस आपने अच्छे से देख करके समझ करके और नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। चलिए तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो आज हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स एंड गिव देयर केमिकल नेचर, और इनकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो ऑक्साइड्स इन जनरल हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं बच्चों जो कि किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद बनते हैं। अब हमारे बेसिकली दो कैटेगरीज होगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर का नाम भी है। तो अगर मेटल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो बेसिकली दो कैटेगरी हो गई। अब उनकी प्रकृति के आधार पर हम उनको चार भागों में बांट सकते हो, तो देखेंगे कौन कौन से, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। तो यहाँ दो ही कैटेगरी आएंगे बच्चों, एक है मेटल ऑक्साइड्स और एक है नॉन मेटल। मेटल ऑक्साइड्स की प्रकृति दो प्रकार की होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स की प्रकृति होती है दो प्रकार की। एग्जांपल के साथ में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये बनते कैसे हैं। सीधी बात है, मेटल का रिएक्शन किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। सो दे आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब O2 गैस, ठीक है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है। सो मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से जो ऑक्साइड्स बनेंगे, जो कंपाउंड्स बनेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड्स। और केमिकल नेचर इनका या तो होता है बेसिक और या होता है एम्फोटेरिक। अब ये बेसिक क्या चीज होता है बच्चों, मैंने अभी कल के वीडियो में डिस्कस, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि एसिड्स और बेसिस के बीच में हम अंतर कैसे करेंगे, ठीक है कि नहीं क्या। तो एसिड्स जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम लिटमस से चेक कर सकते हैं। लिटमस पेपर अगर हम डिप करते हैं ब्लू वाला एसिड में तो ब्लू को रेड कर देता है, और जो बेसिस होते हैं अगर उसमें रेड लिटमस पेपर डिप करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है। इंडिकेटर क्या होता है, जो विच इंडिकेट्स विच सॉल्यूशन इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक। तो जो मेटल ऑक्साइड है ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि नॉर्मली बेसिक है, मेजर कैटेगरी है, और कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं। इसका भी मतलब बताऊंगा। तो बेसिक इसलिए क्योंकि मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। समझ में आ गया, जल के उनकी राख बनेगी, तो वो जो राख है उसी को मेटल ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो जो पाउडरी मास है जलने के उपरांत जो मिलेगा उसको अगर हम पानी में डाल दें तो हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब वो घुल भी सकता है, या एक सस्पेंशन भी बन सकता है, कुछ भी बन जाए, घोल जैसा बन जाएगा सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो होता है अगर उसमें फ्री हाइड्रोक्सिल आयंस बनते हैं, OH आयंस बनते हैं पानी में मिलाने के बाद में, तो बेसिक होगा। और उसमें अगर हम लिटमस पेपर वाला टेस्ट करेंगे ना तो रेड लिटमस ब्लू में बदल जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है मोस्टली वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं पानी डालने के बाद में, और इसीलिए उनको कहा गया है बेसिक नेचर का। और कुछ कुछ बच्चों एम्फोटेरिक भी होते हैं। तो एम्फी शब्द का मतलब होता है टू वे। मेंढक देखा होगा आपने, एम्फीबियन कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं एम्फी, मतलब इट लीड्स टू वे लाइफ। अब जमीन पे भी रह सकता है और एफिशिएंटली पानी के अंदर भी रह सकता है। तो एम्फोटेरिक मतलब होता है इनका टू वे प्रॉपर्टीज हैं। दे हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब कैसे है वो देखेंगे हम बाद में। तो ये एसिडिक और बेसिक गुण होने के कारण इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। दो ही है वैसे, एक जिंक ऑक्साइड है और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, Al2O3 एंड ZnO। चलिए तो बात करते हैं इनके बारे में कि मेटल ऑक्साइड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दो मेन प्रकार हैं इनके। देखो पहला है बेसिक ऑक्साइड्स, ये मेजर कैटेगरी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर। तो जो रिएक्टिव मेटल है ना हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये नॉर्मली ऊपर के जो चार है ना वो बेसिक ऑक्साइड है। तो देखो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इसमें कैसे फॉर्मूला बना मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार और देख लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O है और पोटेशियम ऑक्साइड का K2O है। हमको पता है बच्चों सोडियम का चार्ज कितना होता है, Na+, ठीक है ना, उसकी जो वैलेंसी है तो हम लिख देंगे यहाँ पे Na+, ठीक है। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन का सबको पता है, ऑक्साइड का जो चार्ज होता है वो होता है 2-, ऑक्साइड का 2-। क्लियर। अब मुझे बताओ फॉर्मूला कैसे बनेगा। यहाँ 1 है तो 1 यहाँ नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, ये 2 है तो यहाँ नीचे 2 लगेगा तो Na2। समझ में आ गया। सेम ही पोटेशियम ऑक्साइड होगा, पोटेशियम का भी चार्ज +1 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है -2। इसका होता है यहाँ पे +1 यही लगा दूं मैं, जहां जहां ऑक्सीजन है उसका -2 है, ये माइनस
मैं -2 भी ले सकता हूँ, 2 - उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए कैल्शियम का क्या होता है, इसका होता है +2। ऑक्सीजन का -2। और सेम इसी के जैसा इनका है दोनों का, इसका +2 इसका -2। तो देखो इसमें Na2O कैसे हुआ, ऐसे यहाँ पे देखो 2 इधर लग जाएगा, इधर 1 लगाने की जरूरत है, पोटेशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों चार्ज बैलेंस हो गया, +2 -2, तो बिल्कुल ऐसा कैसा आ जाएगा, कोई नंबर नहीं लगाना नीचे, सेम हो जाते हैं नंबर तो मैच हो जाता है, नहीं लगाना कैल्शियम ऑक्साइड। सेम प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड +2 -2, समझ में आ गया। तो बच्चों ये है बेसिक ऑक्साइड, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो इनको बेसिक क्यों बोला, क्यों बोला, क्योंकि जलने के उपरांत ये ऑक्साइड्स बन जाएंगे, ठीक है, मेटल्स, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना मतलब जलना ही होता है, ठीक है, कंबशन। और ये जो ऑक्साइड्स हैं इनको पानी में डाला ना तो ये बेस बनाते हैं, और बेसिस होते हैं मेटल के हाइड्रोक्साइड, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऑल द मेटल हाइड्रोक्साइड्स दे आर बेसिस। सो दीज व्हेन रिएक्ट विद वाटर, जब इनको पानी में मिला देते हैं ना, दे फॉर बेसिस, ये बेस बना देते हैं, बेस होते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम में से एक एग्जांपल ले लिया उठा के मैंने, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से एक ले लिया। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना बोलते हैं बच्चों, लाइम, ठीक है ना, क्विक लाइम। चलिए सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड है, जैसे ही इस राख को हमने पानी में डाला ना, ये पानी में घुल जाता है और व्हाट वी गेट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेटल के ऑक्साइड व्हेन एडेड टू वाटर दे चेंज इनटू हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो वाटर ऐड हो गया तो हाइड्रोक्साइड, और OH ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका चार्ज भी हमको पता ही है, देखो कैसे बनाया हमने NaOH, Na तो होता है प्लस, ठीक है, और OH होता है माइनस। तो देखो दोनों का चार्ज बैलेंस हो गया तो सीधा NaOH, और बैलेंसिंग कैसे करेंगे हमको पता ही है, कैसे करेंगे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, एक बार ये हम पहले कर चुके हैं। हमारा क्या है, Na2O, चलो ये हमारा कंपाउंड था सोडियम ऑक्साइड, इसको मिलाया हमने किसमें, पानी में, ठीक है। अब ये अनबैलेंस जो है ना स्केलेटल इक्वेशन, ये लिख रहा हूँ वाटर, यहाँ बन जाएगा NaOH, ठीक है ना। ओके ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए बैलेंस कैसे करेंगे, वही ऑड इवन वाला हमारा मेथड, ठीक है। सबसे पहले नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल्स में देखो चलो हाइड्रोजन स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट है हाइड्रोजन, इस तरफ दो है, लेफ्ट साइड में दो है और इधर तो एक ही है, तो क्या कर दे, इसको डबल करने के लिए ऑड है ना ये, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इवन हो गया, ठीक है कि नहीं क्या। अब हाइड्रोजन दो हो गए, ऑक्सीजन चेक करते हैं, तो इस तरफ दो है ऑक्सीजन, देखो 2 लगा ना शुरू में, तो ये 2 सबके लिए है, तो 2 ऑक्सीजन, इस तरफ देखो एक ये रहा, इसमें एक ये रहा, ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के पीछे, 2 सोडियम के पीछे, तो एक और एक 2 हो गए, तो इधर भी 2 इधर भी 2, बराबर हो गया ऑक्सीजन। अब चेक करते हैं क्या, हाइड्रोजन पर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब सोडियम चेक करते हैं, सोडियम देखो इधर 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो बच्चों यही रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ है, समझ में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड है चूना, इसको पानी में डाला तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, फॉर्मूला कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये तो +2 होता है, ऊपर हमने देखा था, ये होता है +2, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों, -1, ऊपर लगा चुका हूं मैं। अब बताओ फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये 2 तो इधर लगना चाहिए, और क्योंकि ये देखो पॉलीएटॉमिक आयन है ना, तो ब्रैकेट लगा के नीचे 2 लग जाएगा, और ये 1 इधर लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH। अब अगर मैं यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करें तो बच्चों देखो O इधर 2 है, तो देखो O के नीचे होल में 2 लगा हुआ है, डबल हो गया, हाइड्रोजन भी 2 ही है इधर, H के नीचे भी 2 लगा हुआ, तो O और H इधर भी 2 इधर भी 2, बराबर हो गया मामला, और कैल्शियम अकेला 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो मतलब सब कुछ बैलेंस हो गया, समझ में आ गया। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर भी कहा जाता है, पुताई करते हैं ना, कली करते हैं, तो जो चूने को जब पानी में मिला देते हैं तो व्हाइट व्हाइट कलर का जो सॉल्यूशन आता है वो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने वाला पानी, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए तो एक मार्क हम मिटा देते हैं सारे के सारे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिक ऑक्साइड्स इन जनरल दे आर मेटल ऑक्साइड्स, एंड क्यों, बिकॉज क्यों कहते हैं इनको बेसिक ऑक्साइड्स, बिकॉज इनको पानी में मिलाने पर वो मेटल के हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, और ये जो रेड लिटमस है उसको ब्लू में बदल देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। ये मेजर कैटेगरी है, अधिकतर ऑक्साइड्स मेटल के बेसिक होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक भी, और एम्फोटेरिक मैंने भी बताया था जिसमें 2 वे गुण होते हैं,
उनमें एसिडिक कैरेक्टर भी होता है और उनमें बेसिक कैरेक्टर भी होता है। अच्छा बच्चों, अभी एसिडिक बेसिक कैसे पता लगेगा? तो इसमें ये तीन है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बोरॉन ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। जिंक का चार्ज +2 - 2, ऑक्सीजन का जिंक का +2 - 2, तो बैलेंस हो गया, तो सेम फॉर्मूला। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का कैसे बनाया हमने? एल्यूमिनियम का देखो +3 होता है बच्चों, तो फॉर्मूला मेकिंग अच्छे से सीख लेंगे, उसके बिना कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया +3 एल्यूमिनियम का, और ऑक्सीजन का हमको पता कितना होता है, -2। तो कैसे बना फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 2 तो लगेगा इधर और 3 लगेगा इधर, तो Al2O3। ऐसे ही सेम टू सेम इन दोनों का है। बोरॉन का +3 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 इस तरफ लगेगा और 2 इस तरफ लगेगा। क्लियर है? तो ये तीनों के तीनों हमारे कौन से ऑक्साइड्स हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों एल्यूमिनियम और जिंक जो होते हैं ना, ये बिल्कुल बीच में आते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या कौन से नंबर पे आते हैं? देखो PSCMA, ए और जेड। तो ऊपर के जो 10 हैं, 10 में से शुरू के 5 में आखिरी और अगले 5 में पहला, मतलब 5 और छठा, ये 10 के बिल्कुल बीचों बीच के एलिमेंट्स हो गए। तो इनमें ना तो एसिडिक गुण है ना बेसिक है, दोनों का मतलब मिक्सचर है दोनों का, पूरा पूरा एसिडिक बेसिक नहीं है, थोड़ा एसिडिक गुण भी है इसमें, थोड़ा बेसिक गुण भी है, ठीक है। अब कब ये एसिडिक शो करते हैं बिहेवियर, कब ये बेसिक करते हैं, ठीक है। तो ये तभी होगा जब सामने वाला क्या है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। सामने जो रिएक्ट करने वाला कंपाउंड वो कैसा है, ठीक है। अब ध्यान देना, नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, पढ़ेंगे ध्यान से इसको। दे बिहेव एज एसिड्स, ये एसिडिक गुण कब शो करते हैं? व्हेन रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग बेस, जब सामने वाला कंपाउंड स्ट्रांगली बेसिक होता है, मजबूत बेस होता है, तो उनके सामने एसिड बन जाते हैं। और अगर सामने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसके सामने ये बेस बन जाते हैं। समझ में आ गया? अब इंपॉर्टेंट चीज हमको यहां समझ में नहीं है कि स्ट्रॉन्ग क्या चीज होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं। चलो इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मान लीजिए मेरे पास दो एसिड है, एक एसिड है ए, समझना मेरी बात ध्यान से, एक एसिड है ए और एक एसिड है सपोज बी। कितने एसिड है मेरे पास? दो एसिड्स, ए एंड बी। बहुत इजी है, मैं पहले बता चुका हूं डेफिनेशन में बच्चों कि एसिड वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में डालने पर क्या देते हैं, वो H+ आयन देते हैं। फ्री समझ में आ गया? हाइड्रोजन आयन देते हैं जिसके कारण वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हाइड्रोजन आयन यदि देगा तो वो होगा एसिड। तो मान लीजिए दोनों को डाला हमने, दोनों ने हाइड्रोजन आयन दिया, बराबर डाला हमने, 200 ml पानी ले लिया और 5 ml हमने ये एसिड्स डाल दिए। अब समझना ध्यान से, इस ए ने मान लो उसमें हाइड्रोजन आयन दिए सपोज 5000, कितने दिए? 5000, और बी ने दिए सपोज 500, मतलब ए ने 10 गुना हाइड्रोजन आयन बनाए किसके मुकाबले? बी के मुकाबले। तो ए जो होगा ना, जो ज्यादा H+ आयंस देगा ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये वीक एसिड हो गया। सिस्टम आया समझ में? तो अब बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? वो एसिड जो पूरी तरह से आयंस में टूट करके खूब सारे H+ आयन देता है, वो तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जो बहुत कम देता है, देता तो है लेकिन कम देता है, वो होता है वीक एसिड। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में एसिड्स की खूब सारे मैंने फॉर्मूले कराए थे, आपको एग्जांपल्स के साथ कराए थे, ठीक है। तो उसमें बच्चों हमारे जो तीन स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन कौन से? एक पे HCl है, HNO3 है और H2SO4 है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड और एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीन हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ गया? यहाँ लिख देता हूँ आपको मैं, एक है कौन सा? HCl, HCl। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, खाने पीने वाले, लैक्टिक एसिड दही में हो गया, साइट्रिक एसिड नींबू में हो गया, ये वीक एसिड्स होते हैं सारे, ठीक है कि नहीं? का देन उसके बाद HCl हो गया, एक होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं। H2SO4 सबसे स्ट्रांग एसिड है ये, सल्फ्यूरिक एसिड। आपके जो इन्वर्टर की बैटरी होती है ना बच्चों, उसमें यही एसिड डलता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इंडस्ट्री में यूज होने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो एसिड है वो यही है। और एक है HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ नाइट्रिक एसिड, ये होता है HNO3। तो हम इसको लिख देते हैं H। तो सबका नाम जो होता है वो H से, फॉर्मूला H से चालू होगा, ठीक है ना? H सब में लगा है शुरू में, HNO3। समझ में आ गया? तो तीन एसिड्स हैं बच्चों ये, जो कि क्या काफी स्ट्रॉन्ग है, इनको मिनरल एसिड भी कहा जाता है, खनिज एसिड, ठीक है। तो इन तीनों के अलावा जो भी लिस्ट है हमारी, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ये सारे के सारे जो बचे कुछ एसिड्स हैं वो क्या थे? वो वीक एसिड्स हैं बच्चों। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो अब देखो, ये जो ऑक्साइड्स है ना एम्फोटेरिक, अगर इनके साथ इनका रिएक्शन करवाया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, इनके साथ, तो ये बेचारे बेस बन जाते हैं। समझ में आ गया? तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने इनकी चलती नहीं है,
तो एसिड के सामने इनका विरोधी गुण बेसिक गुण हो जाता है। और अगर इनको रिएक्ट कराया जाए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं हमारे ये सोडियम और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, दो ही है ये स्ट्रॉन्ग बेस, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं बेस। अब उसमें से भी वही प्रॉपर्टी बेस के ऊपर लागू होती है। बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी में घुलने के बाद में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो ज्यादा OH माइनस देगा, और वीक बेस वो होगा जो कम देगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में दो ही आते हैं बच्चों, जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप 2 एलिमेंट्स है, सोडियम पोटेशियम उसके हाइड्रोक्साइड, NaOH एंड KOH, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। वो बहुत ज्यादा OH आयंस देंगे पानी में, और बचे कुछ जो है ना मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस होते हैं। समझ में आ गया? तो अब अगर मैं इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन करा देता हूं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस के सामने इनका बस चलता नहीं है, तो फिर ये एसिड बन जाते हैं। समझ में आ गया? तो मैंने यही लिखवाया जानकारी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आप याद रख लेंगे। स्ट्रॉन्ग वो होता है जो पूरे फुल आयंस देता है, ज्यादा आयंस देता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो ज्यादा H+ आयन दे। वीक और स्ट्रॉन्ग बेस वो जो ज्यादा OH माइनस आयन दे। OH माइनस आयंस हाइड्रोक्सिल आयंस, H+ आयंस हाइड्रोजन आयंस, ठीक है कि नहीं? क्या चलिए, सो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं दे बिहेव एज एसिड्स, वो एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं व्हेन रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो मतलब NaOH KOH के साथ में। एंड एसिड strong base and acid bases when react with, they behave as acids when reacted with strong base and as, यहां पर जो as आना चाहिए, acid की जगह क्या आएगा? and as bases when reacted with strong acids, ठीक है। और यहाँ पे ये as कर लेंगे, acid को काट के क्या कर लेंगे? as, ठीक है। so acid की तरह बिहेव करते हैं जब वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट होते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये हम सारे इंक मार्क मिटा देते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे इस लाइन में करेक्शन कर लेंगे। दे बिहेव एज एसिड्स व्हेन रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग बेस, एंड यहाँ पे एज आ जाएगा, ठीक है, एज बेसिस व्हेन रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्लियर है? इसको एज करना। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये तो थे हमारे दो प्रकार के मेटल ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, वो भी दो केमिकल नेचर वाले होते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कि वर्ड खुद सजेस्ट कर रहा है, क्या है बताओ? दे आर फॉर्म, कैसे बनेंगे? जब नॉन मेटल्स को रिएक्ट करा देंगे किसके साथ में? दे आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड्स। क्लियर? और इनका जो केमिकल नेचर होता है बच्चों, या तो ये एसिडिक होंगे मोस्टली, ये मेजॉरिटी वाली कैटेगरी है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर, और न्यूट्रल, या फिर ये होगी न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो एसिडिक और ना बेसिक। तो चार कैटेगरी समझ में आ गया। मेटल वाले थे, बेसिक या एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक में दोनों ही गुण मौजूद हैं, एसिडिक बेसिक दोनों है। जबकि न्यूट्रल में क्या होता है? ना तो एसिड है वो और ना ही वो बेस है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो नॉन मेटल्स हमारे कौन से आते हैं। कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है कि नहीं? क्या ये सारे हमारे, हाइड्रोजन भी हमारा नॉन मेटल ही है। ठीक है, अब ये सब यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनके जो ऑक्साइड्स वो क्या क्या बनेंगे? अलग अलग फॉर्मूला है। कार्बन बच्चों दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, ध्यान देना। कार्बन जो है दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। एक बनाता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक ऑक्सीजन है। एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दो ऑक्सीजन हो गए। तो ध्यान देना, अगर एक ही ऑक्सीजन है मोनोऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है डाइऑक्साइड, तीन ऑक्सीजन है ट्राइऑक्साइड, चार ऑक्सीजन है टेट्राऑक्साइड, पांच ऑक्सीजन है पेंटाऑक्साइड। सिस्टम आया समझ में? जितने ऑक्सीजन दिखे ना उतना ही नाम लग जाएगा मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। क्लियर है? चलिए सबका नाम देख लेंगे। मैंने यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखा, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वो एसिडिक नहीं होता इसलिए यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, फिर ये हो गया सल्फर है तो सल्फर बोल देंगे, डाइऑक्साइड तो है ना, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये P2 जो नॉन मेटल के नीचे कोई नंबर लेगा उसको बोलने की जरूरत नहीं है। फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। समझ में आ गया सिस्टम क्या है? तो आगे ऑक्सीजन की संख्या के हिसाब से इनके नाम हो जाएंगे। क्लियर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, फॉस्फोरस की बच्चों वैलेंसी ना मैं बता चुका हूं पहले, 9th क्लास के वीडियोस में भी आपको मैंने देखने के लिए बोला था। वैलेंसी जो होती है कितने इलेक्ट्रॉन्स खोता है या पाता है। तो फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो
अपने निकटतम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 15 है, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के आर्गन जैसा भी बन सकता है, तो इसकी वैलेंसी एक तो 3 भी होती है, ठीक है कि नहीं क्या, और 5 इलेक्ट्रॉन खो करके ये नियॉन जैसा भी बन सकता है, तो इसकी वैलेंसी 5 भी होती है। समझ में आ गया, दोनों वैलेंसी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे तो ऑक्सीजन की मैंने बताया था -2 और इसकी +3, तो अब समझ में आया कैसे बनाइए, फिर 2 3 कैसे बना, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ +5 और -2, तो 2 इधर आ गया और 5 आ जाएगा इधर। समझ में आ गया। तो फॉस्फोरस की दोनों ही वैलेंसीज हैं, 3 भी होती है और 2 भी होती है, यही कारण है 2-2 ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से कार्बन भी है, सल्फर भी, सबके 2-2 ऑक्साइड हैं। क्लियर, चलिए। तो नाइट्रोजन तो बहुत सारे बनाता है, उसमें से एक ले लें एग्जांपल, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, NO नाइट्रिक एसिड, खूब सारे ऑक्साइड बनाता है। क्लियर, चलिए। तो अब ये जो एसिडिक ऑक्साइड है बच्चों, इनको एसिडिक ऑक्साइड क्यों कहा, मेटल वाले बेसिक क्यों थे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड को पानी में डाला तो बेस बने। एसिडिक ऑक्साइड्स को यदि पानी में डालेंगे ना, तो ये गैसेस हैं ज्यादातर, ये पानी में घुल जाती हैं, और घुलने के बाद में जो इनका घोल है वही क्या है, H+ आयंस दे देता है सॉल्यूशन के अंदर, और इसके कारण उनका एसिडिक बिहेवियर हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाएंगे हाई प्रेशर पे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाएंगे सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड को मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 को मिलाएंगे नाइट्रिक एसिड, इसको मिलाएंगे P2O3 को फॉस्फोरिक एसिड, एंड सो ऑन। समझ में आ गया। तो कुछ सिंपल एग्जांपल है बच्चों, बैलेंसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला मैंने लिया तो CO2 लिया और सल्फर के दोनों ले लिए, शुरू के तीनों का मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो CO2 SO2 SO3, चलिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाया, सिंपली आपको मैथमेटिक्स वाला एडिशन कर देना है, H शुरू में लिख लेना है सबसे पहले और O लास्ट में लिखना है, H और O की संख्या, ठीक है, और बीच में नॉन मेटल घुसाना है, ठीक है। चलिए H कितने हैं, 2, H2, कार्बन एक ही है C, और O देखो 2 और 1 3 हो गया, तो H2CO3, कार्बन का एसिड है कार्बोनिक एसिड। समझ में आ गया। सल्फर का है तो ये सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस नाम। अब जिसमें ज्यादा है ना ऑक्सीजन इक है, जिसमें कम है अस है। समझ में आ गया। ओके, तो अभी SO2 गैस है, तो इन दोनों में से देखो इसमें कम है तो इसमें अस एसिड बनेगा, सल्फ्यूरस इसमें इक बनेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको वैलेंसीज वाले में बता चुका हूँ, कम और ज्यादा ऑक्सीजन का क्या मामला है, ठीक है। SO2 और H2, तो H2 शुरू में आ जाएगा, S एक ही और ऑप्शन 3, तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इसी प्रकार से SO3 ले लेंगे तो H2SO4 बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और ये ऊपर के दोनों वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग मैंने 3 ही बताए, HCl HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये तो थे बच्चों एसिडिक ऑक्साइड। तो मेजॉरिटी ऑफ द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्लियर है। लेकिन कुछ कुछ बच्चों इसमें न्यूट्रल भी होते हैं, मतलब उसमें ना तो एसिडिक गुण है और ना ही बेसिक गुण है, ठीक है। सो देखो दीज ऑक्साइड्स नाइदर शो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ नॉर कर लेना, नॉर, नाइदर शो एसिडिक नॉर बेसिक कैरेक्टर, ना तो एसिडिक कैरेक्टर होता है उसमें और ना ही क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है। एग्जांपल इसमें आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हमने डिस्कस किया था ना CO2, तो दूसरा उसका ऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉइजनस गैस है, पानी में घुलती नहीं है, तो ये ना तो एसिडिक गुण है और ना ही बेसिक गुण है। इसी प्रकार से वाटर भी न्यूट्रल ऑक्साइड है बच्चों, हाइड्रोजन का ऑक्साइड हो गया, और ना ये एसिडिक है और ना ये बेसिक है, क्लियर है। तो ये थे बच्चों हमारे ऑक्साइड्स 4 प्रकार के। मेटल के ऑक्साइड्स 2 कैटेगरी होंगी, कौन कौन सी, एसिडिक बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक, और नॉन मेटल की 2 कैटेगरी होंगी, एसिडिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में एसिडिक ऑक्साइड की कॉमन और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, मेजर कैटेगरी है, और उसमें बेसिक ऑक्साइड मेटल वो कैटेगरी है, कौन सी, मेजर कैटेगरी है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, क्वेश्चन आ सकता है मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, बेसिक इन नेचर, या उल्टा बेसिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड, इस प्रकार से मेटल वाला बेसिक, नॉन मेटल वाला एसिडिक, ठीक है। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल हायर क्लासेस में नॉर्मली आता है, लेकिन आपको यहाँ डिस्क्राइब मैंने कर दिया। चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे, इंक मार्क्स को हम रिमूव कर देते हैं। चलिए अब हम देखेंगे जो आयरन होता है बच्चों, मेटल्स देखो हम पढ़ रहे हैं, मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर है, मेटल्स हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स, जिसपे पूरी हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है, बहुत ज्यादा ये यूजफुल है, कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के काम आता है, ठीक है कि नहीं क्या। और जो रेल नेटवर्क है या हैवी मशीनरी होती है, ठीक है, ये सब आयरन से बनते हैं, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट है, ठीक है। अब क्या, तो ये जो आयरन है बच्चों, ये आयरन में जंग भी लगती है, और जंग लगने से खराब होता है, इसकी स्ट्रेंथ कमजोर होती है। तो देखेंगे रस्ट क्या चीज है, एक्सप्लेन द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग कैसे लगती है। तो किसी भी मेटल का हमारे एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती हैं, वाटर वेपर, वाटर हो गया, ऑक्सीजन होगी, एयर हो गया, या और दूसरी जो गैसेस होती है उनके साथ रिएक्ट करके पपड़ी नुमा कंपाउंड्स बना देना,
जो झड़ के पाउडरी मास होकर के गिर के अलग हो जाता है, उसकी पपड़ी गिर जाती है और जिससे वो स्ट्रक्चर जो होता है आयरन का वो कमजोर हो जाता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। इस प्रकार का कोई भी जो डिग्रेडेशन है सड़ना मेटल का, ये कहलाता है रस्टिंग। समझ में आ गया? सो द डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ corrosive gases of atmosphere, this is called rusting। तो अभी देखेंगे जो रस्ट है आयरन की वो क्या चीज होता है एंड इसका केमिकल फॉर्मूला और नाम क्या है रस्ट का, और कलर इसका ब्राउन होता है, सबको पता है, ये जंग जो होती है लोहे की। अब बच्चों आयरन में आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके दो वैलेंसीज है, एक है +2, समझना ध्यान से, एक है Fe+2, ये है फेरस आयन, क्लियर है? Fe+2 ये हो गया फेरस आयन, और एक होता है फेरिक आयन, ठीक है, Fe+3, क्लियर है? और दोनों के ऑक्साइड बनते हैं हमको पता है, ठीक है। इसका बनेगा फेरस ऑक्साइड FeO और इसका बनेगा Fe2O3। कैसे बनेगा हमको पता है, देखो ये है ऑक्सीजन के साथ है ना, O होता है -2 और यहाँ पे सेम वापस लिख देता हूँ O-2। तो बच्चों इनका जब कंपाउंड बनाएंगे हम फेरस ऑक्साइड, छोटा वाला चार्ज है ना ये फेरस ऑक्साइड, तो दोनों का चार्ज बैलेंस हो गया तो FeO, समझ में आ गया। और फेरिक वाले का क्या बनेगा, ये 3 तो लगेगा ऑक्सीजन के नीचे, 2 लगेगा आयरन के नीचे, तो ये बन जाएगा Fe2O3 फेरिक, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं फेरिक और फेरस शब्द यूज करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेरस ऑक्साइड FeO, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, क्लियर है। लेकिन कई बार मैं अगर बोलता हूं आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ जी, तो आयरन तो दोनों ही है, कैसे पता लगेगा? तो बच्चों हम एक तरीका और यूज करते हैं, देखो रस्ट ऑफ आयरन जो है वो केमिकल नाम उसका हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, ध्यान देना। अब मैंने यहाँ देखो फेरिक और फेरस शब्द नहीं बोला, समझ में आ गया? तो इसलिए हमको चार्ज का पता नहीं चलता, ठीक। तो नॉर्मली हम चार्ज का पता, अगर हम डबल डबल जिसकी वैलेंसीज होती हैं, डबल डबल चार्ज होते हैं जिसके, और हमको यहाँ पे क्या है फेरस फेरिक नहीं लिखना है तो हम आयरन लिख दें और ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में, रोमन होता है ना 1 2 3 4, रोमन में उसकी वैलेंसी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला है, ये वाला फेरिक मतलब ये वाला है, या तो मैं फेरिक लिखूं, फेरिक नहीं लिखूं तो आयरन, और ब्रैकेट में क्या है रोमन में कैपिटल्स में 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा वाला है बताओ, फर्स्ट वाला है कि सेकंड वाला है? ये सेकंड वाला है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला समझ में आ गया Fe2O3, तो ये तो Fe2O3। और हाइड्रेटेड शब्द का मतलब क्या है, जब भी कोई भी केमिकल कंपाउंड बनता है बच्चों नेचुरल तरीके से, क्रिस्टलाइजेशन तरीके से, तो पता है उसके साथ कुछ फिक्स्ड संख्या में केमिकली कुछ वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, ये चिपके हुए वाटर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उसको कलर इंपार्ट करते हैं, समझ में आ गया? कंपाउंड्स को क्या देते हैं, कलर देते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट है जैसे मान लो, है ना, कॉपर सल्फेट के साथ ऐसे 5 मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, ठीक, तो उसको ब्लू कलर देते हैं। फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर का सॉल्ट है, उसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं तो उसको ग्रीनिश कलर देते हैं। तो जो आयरन का ऑक्साइड है वैसे ग्रेइश कलर का है, लेकिन इसके साथ जैसे 3 वाटर मॉलिक्यूल चिपकते हैं तो इसको कलर कैसा दे देते हैं, ये इसको कलर दे देते हैं ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन कलर दे देते हैं, जो कि इसका जंग का कलर है, समझ में आ गया? तो जिस भी कंपाउंड के साथ में पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं ना ऐसे, तो उसका नाम के पहले क्या लग जाता है, हाइड्रेटेड, क्या लग जाता है, हाइड्रेटेड। तो उसको दो तरीके से बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। अब हाइड्रेटेड शब्द में हमको सिर्फ इतना पता लगता है कि पानी चिपका हुआ, कितना चिपका है नहीं पता लगता, कितना चिपका है नहीं पता लगता। तो एग्जैक्ट इसका नाम एक और भी हो सकता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड ट्राईहाइड्रेट। फेरिक ऑक्साइड ये वाला है, देखो फेरिक तो मैंने बता दिया कि +3 चार्ज है, फेरिक ऑक्साइड एंड ट्राईहाइड्रेट मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल, या तो ये बोलेंगे या हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, समझ में आ गया? तो ये बच्चों रस्ट है, जंग है किसकी, लोहे की, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। फॉर्मूला इसका समझ में आ गया, Fe2O3.3H2, तो डॉट लगा देना और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं। ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स अभी कैसे बनी रस्ट, तो सीधी बात है बच्चों, जंग लगने के लिए जो है लोहे के एक तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, एयर के प्रेजेंस में लगती है, और एक वाटर भी चाहिए, ये दोनों चीजें साथ साथ चाहिए। अगर मान लो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं, लेकिन पानी ना दे तो जंग नहीं लगेगी, पानी दे रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन ना दे तो जंग नहीं लगेगी, दोनों ही जरूरी कंपोनेंट्स हैं। पानी हमको पानी के रूप में मिल जाए लिक्विड फॉर्म में तो भी चलेगा, वाटर वेपर भाप के रूप में मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नमी तो होती है, वाटर वेपर होता है, वहां से मिल जाता है लोहे को, और ऑक्सीजन खूब सारी भरी पड़ी है, तो इसलिए लोहा क्या है, एटमॉस्फेयर में पड़ा पड़ा जंग खाता है। और एक बार जंग बन जाती है ना तो क्या होता है, तो किसी भी जंग लगे लोहे को एकदम हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ पे ब्राउन कलर का पाउडरी मास, उसके पील्स जो होते हैं, पपड़ियां उतरती हैं, तो फ्लेकी मटेरियल है, कमजोर करता है उसको, ब्राउनिश कलर का।
ठीक है। अब देखो ये मैं बैलेंस करके बता रहा हूँ आपको, ये हमने कैसे बैलेंस किया, ठीक है कि नहीं किया। तो इसके लिए पहले मैं स्केलेटन इक्वेशन लिख देता हूँ। Fe हमने लिया था, तो यहाँ बना देते हैं Fe, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा आयरन, क्लियर है। फिर क्या चाहिए हमको, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ये रहा हमारा, और साथ में पानी भी चाहिए। मैं सिखा रहा हूँ बैलेंस कैसे किया इसको, ठीक है। और साथ में क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। चलिए वाटर लिख दिया हमने H2, ठीक है। एरो और Fe2O3 3H2 है ना। ये जंग का पूरा फॉर्मूला आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है कि नहीं है। मैं सिखाने जा रहा हूँ बैलेंसिंग कैसे करेंगे। यहाँ जाएगा 3H2, ट्राईहाइड्रेट है तो 3 मॉलिक्यूल फिक्स है। हर कंपाउंड जो होता है ना उसकी एक क्षमता होती है एक डेफिनेट संख्या में वाटर मॉलिक्यूल चिपकाने की। तो ये कितना जंग कितने चिपका लेती है, ये 3, ठीक है कि नहीं क्या। कोई 5 चिपकाता है, कोई 7, कोई 10 भी चिपका लेता है, ठीक है। तो अलग अलग है, उसी हिसाब से उसका नाम हो जाएगा ट्राईहाइड्रेट। ये नहीं बोलना तो हाइड्रेटेड बोल सकते हैं, सिंपल। चलिए अब बैलेंसिंग करते हैं। वाटर हमेशा लास्ट में करना है बैलेंसिंग बच्चों, वाटर हमेशा लास्ट में करना है। तो इस आगे वाले हिस्से को तो छोड़ ही देना बिल्कुल, ठीक है। उससे पहले हम जो बाकी नॉन मेटल्स है वो चेक कर लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया, बाकी चेक कर लेते हैं, वाटर लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब वाटर के अलावा मुझे बताओ ऑक्सीजन चेक करो। इस वाटर को देखो, बिल्कुल एक तरह से देखना ही नहीं, मैं गोला लगा दूं इस पे जिससे कि आपको ध्यान रह जाए, है ना। तो एक तो इस वाटर को तो आप देखेंगे भी नहीं, अब इसको नहीं देखेंगे तो इसको भी नहीं देखेंगे, इसको तो थोड़ी देर के लिए छोड़ ही दो। सपोज ये हमको दिख नहीं रहा है, पार्शियली आंखें बंद कर लेंगे इनकी तरफ से। अब बाकी को कर लो पहले बैलेंस, ठीक है। चलिए बाकी में नॉन मेटल हमारा ऑक्सीजन बचा, इनको छोड़ देना, ठीक है। ऑक्सीजन बचा, इधर 2 है इधर 3 है, वाटर को छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। अब 2 और 3 में से राइट साइड में बच्चों ऑड है, मैंने बताया तो ऑड को इवन करना है, तो इसको क्या इंटू करेंगे, 2 से करेंगे। यहां हम लिख देंगे 2। चलिए तो बताओ इस तरफ ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6 हो गए ना। 6 गोले को वाटर को देखना नहीं, उसके ऑक्सीजन काउंट नहीं करने, 6। तो इधर भी 6 करने पड़ेंगे, तो 6 करने के लिए 2 को किससे इंटू करना पड़ेगा, 3 से। तो ये तो वो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस, दोनों तरफ 6 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 6 हो गया। अब बच्चों वाटर करो। अब इधर देखो एक Fe2O3 में 3 वाटर थे, अब ये 2 हो गए, तो 2 का मतलब Fe2O3 3H2O, Fe2O3 3H2, पूरा 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये 2 3 सा कितना हो गया, 6 वाटर मॉलिक्यूल, समझ आ गया। एक रस्ट का मॉलिक्यूल था उसमें 3 पानी थे, तो 2 हैं अभी, तो 2, ये 2 सबके साथ आएगा, जैसे 2 2 जो 4 Fe हो गया, ये ऑक्सीजन 6 हो गए, और 2 3 जा वाटर भी 6 हो गए, तो टोटल राइट साइड में 6 वाटर हो गए। तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, यहाँ लगा दूंगा 6। तो वाटर भी बैलेंस हो गए बच्चों, समझ में आ गया। वाटर ऐसे किए जाते हैं बैलेंस। अब इधर राइट साइड में देखो आयरन कितना रह गया हमारा, आयरन रह गया हमारा कितना, 4। 4 है ना, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 4 लगा देंगे। इस प्रकार से बच्चों हमारी ये रस्ट का रिएक्शन तैयार होगी। 4Fe प्लस 3O2 gives 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 2 Fe2O3 डॉट 3H2। ये ब्राउन कलर की हमारी जंग है, ठीक है। तो कई बार बच्चों रस्ट का फॉर्मूला आ जाता है, उसका नाम आ जाता है, कई बार इसकी रिएक्शन भी आ जाती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं एंड इंक मार्क हटा देते हैं, ठीक। चलिए अगली स्लाइड पे क्या हमारा देखते हैं। इसी प्रकार से बच्चों जैसे हमारा जंग लगता है लोहे पे, वैसे कॉपर पे भी जंग लगता है। कॉपर की जंग जो होती है हरे कलर की होती है, तो क्या वो कंपाउंड उसमें कैसे लगी वो भी देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए तो अगला हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रस्टिंग ऑफ आयरन, सॉरी कॉपर, एक्सप्लेन द रस्टिंग ऑफ कॉपर एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द रस्ट ऑफ कॉपर। कॉपर की जो जंग होती है उसका नाम भी बताना है और केमिकल उसका फॉर्मूला भी बताना है, ठीक है कि नहीं क्या, कि उसकी जंग का नाम क्या है और केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक। तो बच्चों अगर हम कॉपर को एटमॉस्फेयर में ऐसे एक्सपोज कर देंगे, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर में देखो किन किन चीजों के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ भी करता है, वाटर के साथ भी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 2 चीजें तो वही है जो किसमें थी,
किसमें थी? जो लोहे में थी। लोहे में देखो ऑक्सीजन भी लगी थी और पानी भी लगा था, ये दो तो है। इसके अलावा बच्चों कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो तीन चीज हो गई यहाँ पे करोसिव एजेंट, समझ में आ गया? ऑक्सीजन हो गया, मॉइस्चर मतलब पानी वाटर हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो इन तीनों के साथ रिएक्शन करके कॉपर क्या बनाता है? दो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बना लेता है। ये दोनों मिलजुल के क्या करते हैं? ग्रीन कलर देते हैं, पपड़ीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। आपने इन्वर्टर वगैरह देखा होगा, इन्वर्टर के जो कनेक्शन होते हैं ना, जहाँ पे बैटरी के तार लगते हैं इन्वर्टर में, ठीक है कि नहीं? तो बैटरी के जो कनेक्शन होते हैं वहां पे देखना मोटे मोटे जो कॉपर के हम केबल्स यूज करते हैं, रेड कलर की जो पॉजिटिव और ब्लैक कलर की, उसमें कॉपर का वायर होता है, और वहां पे देखना कई बार ग्रीनिश ग्रीनिश कलर का सॉल्ट सा जमा हो जाता है। तो वो क्या है, कई बार कंडक्टिविटी को प्रभावित करता है, और फिर कई बार करंट ढंग से जाता नहीं, तो कुछ समय समय पे साफ करना पड़ता है यहाँ पे, या उसके ऊपर ग्रीस लगा के रखना पड़ता है, चिकनाई करनी पड़ती है, जिससे कि क्या है वहां पे जंग ना लगे। तो वो क्या है बच्चों, दो अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, एक है कॉपर हाइड्रोक्साइड और एक है कॉपर कार्बोनेट। और यहाँ पे कॉपर का जो चार्ज है बच्चों +2 लेना है, बड़ा वाला क्यूप्रिक, क्यूप्रस नहीं लेना, क्या लेना है? सी। तो ये दोनों कंपाउंड्स में कॉपर का जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं, याद रहे जिससे, Cu+2, ओके। ये क्यूप्रिक वाला लेना है, ठीक है, क्यूप्रिक। अच्छा, हाइड्रोक्साइड सबको पता है क्या होता है? OH- होता है, OH-। और कार्बोनेट क्या होता है बच्चों? कार्बोनेट कार्बोनेट होता है CO3 2-, CO3 एंड 2-। ओके, तो ये हमारा कार्बोनेट हो गया। अब कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है एक तो, और एक बनता है कॉपर कार्बोनेट। तो इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो 2 तो लग जाना इधर ब्रैकेट लग के, और इधर 1 लगाने की जरूरत है, तो CuOH2। तो ये रहा बच्चों, CuOH2। और कार्बोनेट कैसा बनेगा? ये फर्स्ट और लास्ट कॉपर कार्बोनेट, तो देखो इसका +2 चार्ज है, इसका -2, तो बैलेंस हो गया, तो CuCO3, ऐसा कैसा CuCO3। क्लियर है? तो देखो, रस्ट ऑफ कॉपर कंसिस्ट ऑफ, जो जंग होती है ना कॉपर की, वो किस चीज की बनती है? बेसिक है ये दोनों कंपाउंड क्या है? बेसिक है। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है कि नहीं? क्या तो दे कंसिस्ट ऑफ 2 कंपाउंड्स, पहला कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि CuOH, अभी समझा मैंने कैसे बनेगा, एंड कॉपर कार्बोनेट है जो कि CuCO3 है, ठीक है। एंड ये दोनों ही मिला जुला करके कैसा कलर देते हैं? इट इज ग्रीनिश इन कलर। इट इज फॉर्म्ड व्हेन कॉपर इज एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कब बनता है? जब उसको हम कॉपर के संपर्क में क्या क्या आते हैं? तीनों गैसेस आते हैं एटमॉस्फेयर की, ऑक्सीजन, वाटर एंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर मतलब वाटर वेपर के रूप में, ठीक। चलिए, तो देखो ये हमारा कॉपर है, ऑक्सीजन, वाटर और CO2, ठीक है। अब देखो दो दो कंपाउंड बनेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनेगा और कॉपर कार्बोनेट भी बनेगा। कॉपर यहाँ पे 2 ले लेना, बहुत इजी है, ठीक है। ये 2 ले लेंगे कॉपर, और फिर 2 ले लेंगे, तो मान लीजिए ये 2 नहीं होता तो Cu+O2+H2+CO2, ठीक है। और ये तो हमको पता है कि ये दोनों बनेंगे, ग्रीन कलर की रस्ट है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट लिख देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बाकी चीजें बैलेंस करें, तो ऑक्सीजन देखो इधर मिला के टोटल 2 हो गए, 2 हो गए, और इधर हो गए 3, तो 3 और 2 कितने हो गए टोटल बच्चों? 5 हो गए। अब 5 में से देखो 2 इसमें रहे, 2 इसमें रहे कार्बन डाइऑक्साइड में, और 1 ये रहा, तो टोटल 5 हो गए। तो ऑक्सीजन पहले से फिट है, बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करें तो बच्चों इधर सिर्फ 2 ही है टोटल इस तरफ, तो इधर भी देखो 2 ही है वाटर के अंदर, तो O और H पहले से बैलेंस है। प्रॉब्लम किसकी? सिर्फ कॉपर की। तो देखो इधर कॉपर एक बार ये रहा, एक बार 2 है, तो बस यहाँ सिर्फ क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम बैलेंसिंग कर देंगे। ये दोनों मिलजुल के क्या कलर देते हैं? पूरे ये दोनों इकट्ठा मिलकर के जो है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये ग्रीन कलर देते हैं किसकी? कॉपर की रस्ट को। समझ में आ गया? तो ये था हमारा किसकी रस्ट? कॉपर की। इंक मार्क में हटा रहा हूं, तो बैलेंसिंग आपको अच्छे से आ जानी चाहिए सभी रिएक्शंस की। क्लियर है? तो पहले फॉर्मूला राइटिंग सीखेंगे, उसके बाद रिएक्शन लिखना। हमको बस ये याद रखना कि क्या रिएक्ट करने से क्या बनता है, उसका नाम आ गया तो नाम से फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग करना है। ऑड इवन वाला हमारा बिल्कुल श्योर शॉर्ट तरीका है, ठीक है कि नहीं? जिधर ऑड होता है उसको 2 से इंटू करके इवन बना लेना। क्लियर है? पहले नॉन मेटल्स बैलेंस करना, फिर मेटल्स बैलेंस करेंगे, ठीक। चलिए, तो ये था हमारा क्या है, रस्टिंग ऑफ कॉपर। उसके बाद आता है हमारा नोबल मेटल्स क्या होते हैं और कुछ एग्जांपल्स देना। मैं बता चुका हूं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में आखिरी के जो 3 है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ज्वेलरी मेटल्स, ये बहुत ही कम रिएक्टिव हैं। ये किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, ना तो हवा के साथ, पानी के साथ, एसिड्स के साथ, बेस के साथ, और एक कंपाउंड भी बनाना पसंद नहीं करते। प्रकृति में ये नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में एलिमेंट के रूप में ही पाए जाते हैं, कंपाउंड बनाना ये पसंद नहीं करते। इसीलिए इनको नोबल मेटल बोलते हैं, क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते तो इनमें जंग नहीं लगती,
क्योंकि जंग उनमें लगते हैं जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना? जैसे अभी हमने देखा आयरन और कॉपर में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर के साथ कर रहे हैं, और ये अगर रिएक्ट नहीं करते तो इनमें जंग नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी तो ये अपनी चमक कभी खोते नहीं है। यही कारण है कि अपनी चमक के कारण, लस्टर के कारण दीज आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाई जाती है। क्लियर है? सो द मेटल्स विच आर लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव हैं, एंड डू नॉट रिएक्ट विद, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्या क्या? एयर के साथ, वाटर के साथ एंड एसिड या बेसिस के साथ, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनको बोलते हैं नोबल मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल आ गया इसमें गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम आ गया। ठीक है, और ये फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में या अनकंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब ये कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ठीक है, यूजेस आपको इनके पता ही है, आगे मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों केमिकल है एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया। ठीक है, अच्छा पता है, सपोज आपके घर में कोई भी मेटल है, या सपोज आपने चांदी की या गोल्ड की रिंग है, इयरिंग है, कुछ है, समझ में आ गया, और आप उसको पानी में डालो तो पानी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, समझ में आ गया? तो एक्वा रिजिया एक ऐसा केमिकल है जो कि किसी भी मेटल को भी घोल लेने की क्षमता रखता है। अगर इस सॉल्यूशन में आपने अपना कोई भी मेटेलिक चीज डाल दी, चाहे वो केमिकली कितना ही अनरिएक्टिव हो, जैसे सोना चांदी और प्लेटिनम अभी देखा, उसको भी डालेंगे तो एक्वा रिजिया उसको भी क्या घोल लेता है अपने अंदर, समझ में आ गया? तो ये मिश्रण है दो अलग अलग एसिड्स का। तो एक्वा रिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बच्चों मैं बता चुका हूं कॉन्सेंट्रेटेड शब्द क्या होता है। पानी के अंदर घुलने से ही एसिड बनेंगे, HCl ऐसी गैस होती है, पानी में घुला तो एसिड बन गया। नाइट्रिक एसिड पानी के प्रेजेंस में एसिड का काम करता है। तो पानी कम हो, एसिड की मात्रा ज्यादा हो तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, पानी बहुत ज्यादा मिला देते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना, किस रेशियो में लेना? 3:1, मतलब HCl की मात्रा 3 गुना होनी चाहिए किसके मुकाबले? HNO3। तो देखो नीचे लिखा है मैंने, इसका कंपोजिशन एक्वा रिजिया इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 3 parts of concentrated hydrochloric acid and 1 part of concentrated nitric acid। बॉटल स्लैब में मिल जाती हैं, तो मान लो इसका मैंने 3 ml ले लिया, इसका 1 मिलीलीटर ले लिया, 30 ले लिया, 10 ले लिया, समझ में आ गया? और इसको मिला दो ट्यूब में, जो बन गया ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन वो हो गया एक्वा रिजिया। जबरदस्त सॉल्यूशन है, इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है बच्चों, समझ में आ गया? क्यों कहते हैं रॉयल वाटर? रॉयल शब्द मतलब शाही, और शाही मतलब राजे रजवाड़े, और उनका जो फेवरेट एलिमेंट होता है, मेटल होता है, कौन सा? गोल्ड। भाई सोना चांदी बहुत यूज करते हैं, बर्तन वगैरह यूज करते हैं, ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब कई बार होता है समय के साथ में सोना और चांदी जो होता है उसकी चमक थोड़ी बहुत फीकी पड़ जाती है, मामूली सा। नया सोना खरीदते हैं तो पॉलिश करके देते हैं, कुछ समय बाद में हल्का सा डल हो जाता है, मामूली। इसी प्रकार से चांदी भी काली काली हो जाती है। ठीक है, तो अगर उन गहनों को थोड़ी देर के लिए भी अगर हमने एक्वा रिजिया में डुबो दिया तो ऊपर की परत घोल लेता है ये सॉल्यूशन, समझ में आ गया? और नीचे से नया मेटल निकल करके आ जाएगा, लेकिन इससे उसका वजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो कई लोग लोगों को लूटने के पर्पज से इस सॉल्यूशन को यूज करते हैं। कई लोग घर घर जाते हैं, ठीक है, जब जेंट्स नहीं होते घर में, महिलाओं को बेवकूफ बना जाते हैं कई बार, कि वो बोलते हैं कि चलो आपके जितने भी गहने हम फ्री में आपको उनको पॉलिश कर देंगे, चमका देंगे, नए जैसे हो जाएंगे वो। ठीक है, और कई होते हैं महिलाएं पाजे वगैरह चांदी के आइटम्स ले आए, कई बार सोने का आइटम निकाल के पूरा पोटला सामने रख देते हैं उनके, गिल्लो चलो चमका दो, और फ्री में चमका रहे तो और भी मजे हैं। ठीक है, और फिर वो क्या है, एक एक्वा रिजिया वाला सॉल्यूशन निकालता है। अब हाथों में क्या है, वो रबर वगैरह की ग्लोव्स पहन लेते हैं, रबर के साथ ही रिएक्ट नहीं करता एक्वा रिजिया। ठीक है कि नहीं? और फिर जो भी गहने वगैरह होते हैं उसको क्या है, उसमें क्या कर देता है, वो थोड़ा डिप करता है, जितनी ज्यादा देर रखेगा उतने घुल जाएगा। तो मान लीजिए 100-200 ग्राम गहने हैं वो, और उसके अंदर रखेगा ना तो थोड़ा सा 10-20 ग्राम घुल जाएगा, और 10 ग्राम सोना भी गया तो 30,000 का चूना लग गया। समझ में आ गया कि नहीं? का और उनको पता भी नहीं चलता, सामने बैठे हैं तो उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, अब अगर गोल्ड घुल जाएगा सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन का कलर येलोइश हो जाना चाहिए। तो इस चीज से बचने के लिए क्या कर लेते हैं वो लोग, वो उस एक्वा रिजिया के अंदर थोड़ी सी ग्रीन कलर का कोई भी कंपाउंड या हल्दी मिला लेते हैं। अब हल्दी मिलाने से येलो येलो कलर का है, तो अगर गोल्ड घुल भी गया उतर के, चांदी घुल भी गई, तो उनको पता भी नहीं चलेगा। और बाद में फिर ये जो एक्वा रिजिया है जिसमें कि गोल्ड या सिल्वर घुल गया है, इसमें वापस क्या है, अब ये एसिड होता है, एसिड की प्रॉपर्टीज को नष्ट करने के लिए मैंने बेस बताया था, तो इसमें कोई भी बेस मिला दिया तो ये दोनों एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जो भी गोल्ड घुला था वो तुरंत प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा, छान के अलग कर लेते हैं, गला करके टिकिया बना लेते हैं उसकी। समझ में आ गया? इस प्रकार से लोगों को लूटते हैं। तो कभी भी घर में पीछे से लेडीज को, आप अपने मदर्स को बता देंगे, पीछे से घर में कभी भी कोई, ये दिल्ली हरियाणा में बहुत चलता है ये चीजें, ठीक है, बिल्कुल लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। तो पीछे से कोई घर में आ जाए और जस्ट ये क्लेम करे कि वो सारे गहने चमका देगा फ्री में, तो कभी भी ऐसे पर्सन को घुसने ना दिया जाए। समझ में आ गया? वो बहुत बड़ा नुकसान करके जा सकता है। क्लियर है? तो ये जो एक्वा रिजिया है, इट कैन डिसॉल्व ऑलमोस्ट
एनी मेटल, समझ में आ गया। सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम, इनको भी क्या है वो घोल लेता है ये एक्वा रिजिया। क्लियर है बच्चों? तो अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज व्हाइट फॉस्फोरस स्टोर्ड इन वाटर? तो जो सफेद फॉस्फोरस जो होता है 5 अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स में मिलता है, प्राकृतिक रूपों में मिलता है। रेड फॉस्फोरस, वॉयलेट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस एंड येलो फॉस्फोरस, 5 है। उसमें से जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये काफी जबरदस्त रिएक्टिव है, खूब रिएक्टिव है, ठीक है। और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर ये सिर्फ 33 डिग्री सेल्सियस, मतलब 33 डिग्री सेल्सियस तापमान पे अपने आप ही अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो आग पकड़ के जलने लगता है। और कई बार हमारा रूम टेम्परेचर, जैसे आजकल गर्मियों में देखो रूम टेम्परेचर ही 40 के क्रॉस कर जाता है, तो अगर इस तापमान पे फास्फोरस कहीं हम बाहर हवा में ऐसे रख देंगे ना तो इट विल स्टार्ट बर्निंग, अपने आप ही आग पकड़ लेगा। तो बच्चों ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के लिए, इसका एयर से संपर्क तोड़ने के लिए हम ताकि जल के नष्ट ना हो जाए, व्हाइट फास्फोरस को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डुबो करके रखते हैं। समझ में आ गया? तो देखो व्हाइट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव, खूब रिएक्टिव होता है विद एन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस। इग्निशन टेम्परेचर कितना है इसका? 33 डिग्री सेल्सियस है। इट कैचेज फायर इजीली एट रूम टेम्परेचर पे भी आसानी से आग पकड़ लेता है। तो देयरफॉर टू अवॉइड इट्स कांटेक्ट विद एयर, हवा के साथ इसका संपर्क रोकने के लिए इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर, तो उसको पानी के नीचे हम जमा करके रखते हैं फास्फोरस को। समझ में आ गया? तो ये रीजनिंग वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों व्हाइट फास्फोरस को पानी के नीचे रखा जाता है। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है हमारा अलॉयज। क्या होते हैं बच्चों? अलॉय होते हैं हमारे मिक्स्ड मेटल्स, कई अलग अलग धातुएं होती है ना, धातु। अब मेटल जो होते हैं बच्चों उसमें से बहुत सारे मेटल्स का करोजन होता है, जंग लग जाती है। लेकिन अगर हम मिश्र धातु बना देते हैं, कई मेटल्स को पिघला करके उनका मिश्रण बना देते हैं, तो उनमें जंग नहीं लगती। समझ में आ गया? तो जंग नहीं लगती तो ज्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं, शाइन उनका बरकरार रहता है लंबे समय तक। तो आपने अपने किचन में देखा होगा जो स्टेनलेस स्टील होता है वो क्या है? एक अलॉय है। समझ में आ गया? लोहे से ही बना है बट लोहे में जंग लग जाती है, उसमें कभी जंग नहीं लगती। ठीक है? सो अलॉय क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब बच्चों ये शब्द क्या बला है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस शब्द का मतलब होता है यूनिफॉर्म मिश्रण। अब यूनिफॉर्म क्या होता है? चलिए मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको बच्चों, ठीक है? आपको मैंने एक कटोरी में मैं 3 चीजें दूंगा और उसको आपको मिक्स करना है, पाउडर है। चलिए सपोज आपने 1 ग्राम या 1 चम्मच मैदा ले लिया, समझ में आ गया? डाल दिया। फिर उसमें 1 चम्मच चूना सफेद पाउडर वो डाल दिया, 1 चम्मच टेल्कम पाउडर डाल दिया। टेल्कम पाउडर मालूम ना आपको? फेस पाउडर जो होता है वो डाल दिया। ठीक है कि नहीं? क्या और ये सारी चीजें आपने अच्छे से उसमें मिक्स, और 1 चम्मच चॉक पाउडर डाल दिया। समझ में आ गया? ये सारे अच्छे से उसमें मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद क्या मुझे आप लोग बता सकते हो कि कौन सी चीज कौन सी है? एक जैसा हो जाएगा, सब कुछ व्हाइट ही है, पता ही नहीं चलेगा कौन सा वाला आइटम क्या है। समझ में आ गया? एक ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स को पहचानना संभव नहीं हो, अलग करना संभव नहीं हो, वो कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। इसी प्रकार से हमारी हवा है, एयर। हमको पता है बच्चों एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। क्या क्या है? मेनली इसमें 78% नाइट्रोजन है, फिर इसमें ऑक्सीजन है सेकंड नंबर पे, फिर आर्गन है थर्ड नंबर पे, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है। ये अलग अलग पहचानी नहीं जा सकती। आपके सामने जो भी एयर है बिल्कुल एक जैसी दिखती है, एक समान दिखती है। हमको नहीं पता कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, हमको नहीं अलग अलग पहचान में आता है। तो वो क्या हो गया? होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर है? होमोजेनियस मिक्सचर। तो एक होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है इन विच द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। समझ में आ गया? चलिए तो अलॉय एक ऐसा मिश्रण होता है। समझ में आ गया? एन अलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, किसका मिश्रण है? या तो 2 या 2 से ज्यादा मेटल ले लो, 2 मेटल, 3 4 5 मेटल्स ले लो, या मेटल्स के अंदर हम नॉन मेटल भी एक आधा मिला सकते हैं। तो 2 और मोर मेटल्स, और मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल भी ले सकते हैं। तो ध्यान देना बच्चों मेटल होना बहुत जरूरी है, अकेले नॉन मेटल्स को मिलाकर के अलॉय कभी नहीं बन पाएंगे। वी कंपल्सरीली रिक्वायर मेटल्स। तो या तो मेटल्स अकेले कई प्रकार के मिक्स कर दो, या फिर क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल के साथ भी बन जाता है। अकेले मेटल भी होंगे, मेटल नॉन मेटल भी हो सकते हैं, अकेले नॉन मेटल्स के बीच में नहीं बनेगा। ठीक है? सो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, ये होता है अलॉय। और मैंने बता दिया होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। इन सच ए मिक्सचर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, हम पहचान नहीं सकते किसको? इंडिविजुअल कंपोनेंट सेपरेटली, अलग अलग कंपोनेंट जिन जिन चीज को मिला के बना के उनको हम अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे। तो कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं अलॉयज के बच्चों। स्टील,
अब आपको जैसे कोई लोहे की कील दिखाई गई है, एक लोहे का सरिया दिखाया गया है, तो कोई पूछे कि क्या है, आप बोलोगे आयरन है। बच्चों आयरन नहीं होता, वो होता है स्टील, क्योंकि उसमें कार्बन मिला हुआ आता है। समझ में आ गया? कभी भी प्योर आयरन मार्केट में मिलता नहीं। आप जो भी अपने चारों तरफ लोहे की चीजें देखते हो, एक्चुअल में उसमें थोड़ा बहुत कार्बन मिलावट आती है, इसको हटाया नहीं जा सकता। जब बनाते हैं प्रोसीजर में तो कार्बन मिला हुआ ही आता है, तो इनका जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है। और यही कारण है कि हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो लोहा वगैरह सप्लाई करती है, उसको हम स्टील के नाम से जानते हैं। टाटा स्टील, राठी स्टील, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, भिलाई राउरकेला में जो प्लांट है, ठीक है कि नहीं? क्या तो स्टील समझ में आ गया। अगला हमारा क्या है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में आयरन कार्बन के अलावा बच्चों क्रोमियम और मिला दिया जाता है। समझ में आ गया? क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 पे आता है एलिमेंट्स में, ठीक है कि नहीं? क्या आपको 36 तक याद करवाए थे। स्टेनलेस स्टील समझ में आ गया। आयरन, कॉपर एंड सॉरी आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम, तो इससे जंग नहीं लगती। ब्रास बच्चों पीतल होता है, और पीतल में कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज बच्चों कांसा होता है, कांसा में कॉपर और टिन होता है। अब देखो ये दोनों लगभग येलोइश ब्राउनिश कलर के मेटल्स हैं, ठीक है, ब्रास, पीतल और कांसा, ठीक है। कांसे के आपने देखोगे पुराने बर्तन, थाली, कचोले वगैरह, परात, ये बनती है कांसे की, ठीक है। पीतल की भी ऐसी बनते हैं। पुराने समय के बर्तन आज भी देखने को मिल जाएंगे, ब्रास और ब्रॉन्ज के, ठीक है। तो अब ध्यान देना, पीतल के आज भी हमारे कई बार लोटे वगैरह होते हैं, हमारे पूजा का जो सामग्री होते हैं ना, दिए वगैरह, दीपक वगैरह जलाते हैं पूजा स्थान पे, आपको बहुत सारे ब्रास के आइटम्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों में देखना बच्चों, कॉपर तो दोनों का सेम ही है, तो ब्राउनिश येलोइश कलर जो कॉपर तो देता ही देता है। उसके अलावा ध्यान देना लास्ट में देखो क्या है, इधर लास्ट में देखना, ये सेकंड लास्ट, सॉरी ये सेकंड लास्ट लेटर दे, इस पे गौर करना, एस, और इधर गौर करना जेड, ध्यान देना इधर, ठीक है, दिख रहा है एस और जेड। तो ध्यान देना जो सेकंड वाला जो इसका एलिमेंट है, कैसे याद रखेंगे? जिसके नाम में एस है उसमें यहां एस नहीं है, और जिसके नाम में जेड है उसमें यहां जेड नहीं, याद रहेगा। तो जेड वाले में जेड नहीं लगाना, एस वाले में एस नहीं लगाना। तो ये जो एस है ये इधर लगाना है, तो देखो एस और साथ में एन, एस एन होता है टिन, और ये जो जेड है ये दूसरे में लगेगा। समझ में आ गया? तो ब्रास में सेकंड लास्ट लेटर, ब्रास एस में एस नहीं है, जेड में जेड नहीं है। तो देखो एस नहीं, जेड नहीं, एन फॉर नहीं, ऐसे याद रहेगा। तो देखो एस जो है एस, तो यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे एस की जगह जेड लेना, उल्टा, ये जेड एन हो गया, और जिसमें जेड है उसमें एस एन लेना। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये जिंक हो गया और ये टिन हो गया। समझ में आ गया? तो कॉपर और जिंक को मिलकर बनता है पीतल, ब्रास, और कॉपर और टिन को मिलकर बनता है ब्रॉन्ज। बच्चों डूरालुमिन, ये है हमारा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज। एल्यूमिनियम हमारा एक मेटल है, थोड़ा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता, इसलिए फॉइल्स वगैरह बन जाती हैं। हल्का मटेरियल है, लेकिन ये कैसा है? बहुत ही लाइट मटेरियल है। और बच्चों एल्यूमिनियम हम नॉर्मली यूज करते हैं एरोप्लेन की बॉडीज बनाने में। अब लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये मजबूत बहुत ज्यादा नहीं है, फोल्ड हो गया तो। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो एल्यूमिनियम की मजबूती बढ़ाने के लिए भाई पूरा एरोप्लेन का ढांचा जो होता है, भाई एरोप्लेन को उड़ना है, हवा में उड़ना है, तो उसके लिए उसका वजन बहुत ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए, तो लोहे जैसा मेटल उसमें यूज नहीं कर सकते हम। समझ में आ गया? लोहा बहुत भारी होता है, तो एल्यूमिनियम हल्का होने के कारण ये यूज करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम इतना मजबूत नहीं है। तो एल्यूमिनियम की मजबूती बढ़ाने के लिए उसको अलॉय बना दिया जाता है मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ में। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, मैंगनीज आता है कितना, 25 नंबर पे आता है, क्रोमियम के बाद में मैंगनीज आता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो इन तीनों को मिलाने से क्या हुआ, हल्का तो हल्का ही रहेगा मटेरियल, और साथ में क्या बहुत ज्यादा मजबूत भी हो जाता है। तो वो बन गया हमारा एरोप्लेन की बॉडीज बनाई जाती है डूरालुमिन से। उसके बाद एलिनिको, बच्चों एलिनिको एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, अलॉय है। इससे हमारे बार मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, जो हमारे नेचुरल जो हमारे टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं ना, बार मैग्नेट, सॉरी परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं बार मैग्नेट, तो वो बनाए जाते हैं किससे? एलिनिको से। तो अब देखो इसके कंपोनेंट्स के नाम इसके नाम में ही ए एल, एल एल्यूमिनियम होता है, फिर आई फॉर आयरन होता है, फिर एन आई निकल होता है, सी ओ मतलब कोबाल्ट होता है। समझ में आ गया? तो ए एल एल्यूमिनियम, आई फॉर आयरन एफ सिंबल है, एन आई निकल है, सी ओ कोबाल्ट है। तो चारों कंपोनेंट इसी में आ गया। और एक लास्ट हमारा जर्मन सिल्वर हो रहा है। जर्मन सिल्वर कहने को तो ये चांदी है, जर्मन सिल्वर, बस चांदी के नाम का इसमें एक कण भी नहीं है, 1% भी चांदी नहीं है। किसका बनता है? कॉपर जिंक। देखो ये ब्रास पीतल वाला आइटम है ना, उसमें काफी सारा निकल मिला देते हैं, तो इससे उसका कलर बिल्कुल लाइट और चमकदार चांदी के जैसा दिखता है। कई बर्तन बनाए जाते हैं इसके, कोई हैंडीक्राफ्ट इसमें बर्तन और कई ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, सजावटी चीजें बनाई जाती हैं। बहुत महंगा नहीं आता चांदी जितना, बट चांदी के जैसा इसका लुक आता है।
नकली चांदी भी बोल सकते हैं इसको, जर्मन सिल्वर एक अलॉय है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमारे अलग अलग अलॉयज हो गए, इनके अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग इनके यूजेस होते हैं। हमारे बच्चों घर में जो देखा होगा, जो खिड़की दरवाजे दरवाजे होते हैं उसके हैंडल वगैरह जो होते हैं वो या तो पीतल के हम प्रेफर करते हैं, स्टील के करते हैं, जंग नहीं लगती इसमें आसानी से, और कलर इसका अच्छा लगता है, गोल्डन कलर होता है पीतल का। ठीक है, तो कई जगह हम इसको यूज करते हैं। हमारे जो फेक, जो हमारी इमिटेशन ज्वेलरी, नकली ज्वेलरी आती है वो भी कई बार पीतल की बनाई जाती है। समझ में आ गया? तो चलिए, समझ में आ गया आपको अलॉय क्या होते हैं, तो इनके यूजेस भी हम कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ये हम इंक मार्क हटा देते हैं। ये था बच्चों हमारा अलॉयज वाला टॉपिक। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए होंगे। समझ के प्रॉपर तरीके से इसको नोटबुक में नोट करेंगे, वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे, स्किप कर करके नहीं देखेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।